हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कुम्मच क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो अपन की जो ये सीरीज चल रही है 11th स्टैंडर्ड के लिए, जिसके अंतर्गत आज अपन ठोस अवस्था चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और क्योंकि ठोस अवस्था चैप्टर में आपको कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, बस कुछ जनरल बातें दे रखी हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। जैसे यदि मैं रिवीजन की बात करूं तो थोड़ा मैं क्या रिवीजन करवा ही देता हूं आपको क्लास में, क्योंकि ये अपना ऑफलाइन का जो आदत है वो पड़ी हुई है। जैसे अपन कल जो पढ़ाए गए हैं उसको अपन का आदत है कि पहले 5 मिनट भैया रिवाइज करवा दें। तो जो बच्चे यदि पढ़ करके आए हैं तो वो ये देख लें कि अपन ने क्या कल ये चीजें पढ़ ली थी। तो कल के अंतर्गत अपन ने पहले तो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी ठोस से गुणधर्म की। इसके बाद में ठोसों का वर्गीकरण किया क्रिस्टलीय और एकस्टलीय में। उसके बाद में मैंने क्रिस्टलीय को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया था। आणविक, आणविक के बाद में आयनिक, आयनिक के बाद में धात्विक और धात्विक के बाद में सहसंयोजक। ठीक है जी। इसके बाद में कल अपन ने बात की थी इकाई कोष्ठिका की। इकाई कोष्ठिका क्या होती है? वह सूक्ष्म इकाई होती है जिससे किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है। यह बात आपको याद रखनी है। जो कितने प्रकार की होती है? मेनली 4 प्रकार की होती है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। जिसके अंतर्गत मैंने कंप्लीट आपको सारी बातें बता दी हैं कि एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, अंतर्नाद की दूरी कितनी होती है, अवयवी कण कितने होते हैं, प्रभावी कण कितने होते हैं। ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी, लेकिन एक बार और देख लेंगे अपन। देखो एससीसी में यदि बात करें तो कल मैंने आपको 52 लिखाया था, एक्चुअल में वो 52.4 आता है। क्योंकि यदि आप पेपर में देखोगे ना तो आपको 52 और 52.4 एक साथ नहीं मिलेगा, आपको 60, 65, 52.4 इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप याद रखें कि 52 से लेकर के 52.5, 52.6, 52.8 वहां तक की जो रेंज में कोई भी आंसर आपको एक दिखेगा तो आप उसे ही टिक करोगे। ऐसा नहीं है कि हमने तो सर ने 52% बताइए भैया और 52% पेपर में नहीं देखा तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि 5/6 की वैल्यू रखोगे ना तो पॉइंटों में वैल्यू है वो, और पॉइंटों में जब वैल्यू होती है ना तो पॉइंटों में काफी बार कैलकुलेशन में अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कोई और कैलकुलेशन करेगा, तो बाकी जो ऊपर आगे वाला नंबर है वो तो चेंज होगा नहीं, बस पीछे वाले नंबर में ही क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए इससे घबराए नहीं, 52.4 बोलो या 52 बोलो एक ही बात है। इसके बाद में अपन ने क्रिस्टल जालक की बात कर ली थी। 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, सीटी और एचएमटी। सीटी और एचएमटी याद कर लोगे तो आपको पूरे तरीके से ट्रिक द्वारा मैंने पूरा बता रखा है, एक क्वेश्चन वहां से मिल जाता है। यदि आपसे पेपर में पूछ ले सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल लेटिस कौन सा है तो घनीय होता है, और सबसे एसिमेट्रिकल अर्थात सबसे बिखरा हुआ कौन सा है तो सबसे बिखरा हुआ है ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। क्या बोलते हैं जिसको? त्रिंताक्ष। आगे बात समझ में। अब मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन और करवा दूंगा आपको। उसके साथ में अपन का जो लास्ट टॉपिक आज अपन को पढ़ना है सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, और उसके बाद में क्रिस्टलों में जो त्रुटियां पाई जाती हैं, दोष, उनकी आज अपन बात करने वाले हैं। क्रिस्टल जालक से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? वो संघनन क्षमता पूछेगा। तो याद रख लेना, एससीपी हो, सीसीपी हो या एफसीसी हो, सभी की संकुलन क्षमता 74% होती है। क्या होती है जी? 74% होती है। इसके बाद में इसमें एक निविड़ संकुलन आता है जो 1D में होता है, 2D में होता है और 3D में होता है। उसकी मैं आपको एक जनरल आइडिया आज देने वाला हूं, तो सबसे पहले आप उसको देख लेंगे। उसके बाद में जो अपना टॉपिक है उस पर तो अपन चलने वाले ही हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि कुछ ही दिनों के बाद में अपना कुम्मच क्लासेज का ऑफलाइन सेंटर ओपन होने वाला है। भगवान की यदि कृपा रहती है तो अपन एक ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन क्लास 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करेंगे। जो भी बच्चे 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके वाला पोर्शन की बात करेंगे। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसके बैच अपन मार्च में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12th का जैसे यहाँ पे एग्जाम दे लोगे ना उसके बाद में अपन वो भी स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में यदि कोई बच्चा नीट की बात करेगा, जैसे नीट और जेई मेंस की तैयारी करेगा, तो नीट और जेई मेंस के भी अपन बैच स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत ओनली ऑन जो कैपेसिटी रखेंगे वो 60 स्टूडेंट की रखेंगे। एक क्लास के अंतर्गत 60 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ऑफलाइन सेंटर, यदि भगवान की बढ़िया कृपा रहती है तो अपना ऑफलाइन सेंटर 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो आप कुम्मच क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के साथ में जो सूचनाएं उनको भी प्राप्त करते रहें, ताकि आपको जो भी सूचनाएं, वैसे तो अपन पढ़ाई रहे हैं यहाँ, लेकिन ऑफलाइन सेंटर भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एसएससी, सीईटी ये सारे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपन कोलैबोरेशन करने वाले हैं किसी कोचिंग से,
तो वो हम आपको 1 नवंबर से पहले ही आपको सूचित कर देंगे, क्योंकि उसमें जीके की क्लासें तो चल रही हैं लेकिन साइंस की सब्जेक्ट की क्लासें नहीं चल रही। तो जीके वाला टीचर तो काम कर रहे हैं अपने, लेकिन अपनी बातें आपको, यदि ऑफलाइन सेंटर ओपन होता है तो अपनी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। तो इसलिए जो भी बच्चे ये तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरे को यूट्यूब पर कमेंट करके बता दें, और आप जयपुर के अंतर्गत आ सकते हो तो वहां अपन ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करेंगे, और उसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा आगरा रोड, जिस पर अपन बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में मेहनत करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यदि अपन के यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं, ऑफलाइन सेंटर से जुड़ते हैं, तो उनको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। आप चोरों से बच जाओगे। जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनसे क्वेश्चन नहीं मिलते और वो काफी बार पैसे के चक्कर में आपको लूट रहे हैं, उनसे बच जाओगे आप। फीस भी अपन मिनिमम रखेंगे ताकि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि अपन जमीन से जुड़े आदमी हैं, हम रियल आदमी है, रियल वाले आदमी नहीं है। क्योंकि रियल आदमी जमीन से जुड़ा रहता है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, उसको पता है कि पैसा कमता कैसे भाई, क्योंकि आप जानते हो पैसे को अपन ने कमाया है। जब बच्चे, आज के जो बच्चे हैं ना, जो 6वीं क्लास तक के हाथ मुंह चलना नहीं सीखते, कोई सामान खरीदना नहीं सीखते, उस टाइम तो मैं ट्रैक्टर चलाना सीख गया था 6वीं क्लास में। और ये लगा लो जो आदमी 6वीं क्लास से बिल्कुल ट्रैक्टर बढ़िया तरीके से चलाना सीख गया, तो बताओ कितना बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। तो अपन जानते हैं कि पैसा कमता कैसे, क्योंकि पैसा कमाया है अपने, और ऐसा नहीं है कि पैसे को अपन बर्बाद कर रहे हैं, उसका अपन यूटिलाइज ही करते हैं। तो इसलिए याद रखें कि जो भी बच्चे यदि वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं तो अपन से जुड़ सकते हैं, और अपन मिनिमम, और जो बच्चा जैसे फीस देने की स्थिति में भी नहीं होगा तो अपन उसे फ्री भी पढ़ा देंगे, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए पढ़ने वाला। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। ठोस अवस्था, वैसे तो मैंने पूरी बातें कर ली हैं, लेकिन एक बार मैं एनसीईआरटी का रिव्यू भी आपको दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। आगे बात समझ में, तो करें स्टार्ट। ठीक है जी, देखिएगा एक एक कोष्ठका में मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक कोष्ठका उसी तरीके से काम करती है किसी क्रिस्टल जालक के लिए जिस तरीके से अपन मकान का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक ईंट काम करती है। अर्थात यह त्रिविम में यदि छोटी छोटी इकाइयों को पुनरावृत करते चले जाएं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। और क्रिस्टल जालक 4 प्रकार के होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब देख लो जी, सबसे पहले अपन बात करेंगे घनीय की। किसकी बात करेंगे जी? घनीय की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको घनीय संरचना दिख रही है क्या? तो देखो यहां ये प्रकार का एक घन बना लेते हैं अपन। तो अपन एक देखते हैं, एक सरल एकक कोष्ठका में प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु प्रेजेंट है। कितने जी? 8। कैसे? कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी, 8 है। अगर बात करें प्रभावी, तो प्रभावी 1/8वां भाग ही क्या करते हैं, ये अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1/8 से प्रभावी कण की बात करेंगे तो एक प्रभावी कण यहां आ जाएगा। ये मैंने कल आपको पूरी बातें कर ली थी। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है अंत केंद्र, बीसीसी की बात आती है। किसकी आती है जी? बीसीसी की बात आती है। तो बीसीसी के अंतर्गत किसकी बात करते हैं बताओ? इसमें आपको 8 तो कोनों पर मिलते हैं और एक सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है जी? एक सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? अंत केंद्र। ये सारी बातें मैंने कल कर ली थी, लेकिन एक रिवाइज के तौर पर आपको मैं बता देता हूं। तो देखो जी, 8 तो कोने हैं और 1/8 कोना करेगा तो एक परमाणु आ गया, और अंत केंद्र में 1 है तो एक परमाणु आ गया। तो प्रति एकक कोष्ठक में परमाणुओं की कुल संख्या पूछेगा तो कुल संख्या आ जाएगी 2। कितनी आ गई जी? 2 परमाणु। बोलो भैया। अब देखो ये एकक कोष्ठक है, यदि अपन बात करेंगे तो ये डायगोनल की बात कर रहा है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल को। जैसे देखो ये इसका एक फलक है, एक कॉर्नर है, इसके अपोजिट कॉर्नर से मिलेगा जाकर के, तो उसे बनता है बॉडी डायगोनल, जिसकी आपको वैल्यू मैंने बताई थी √3a। क्या होती है? √3a। तो देखो अब आप बात करोगे फलक कोष्ठक की। किसकी बात करोगे? फलक कोष्ठक की। तो देखो कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है, बोलो भाई, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और कॉर्नर के साथ में किसके पास है? फलक के केंद्र में भी प्रेजेंट है। तो बताओ कोनों पर तो 8 कोने और 6 फलक होते हैं, तो 6 का 1/2 तो 3 परमाणु आ गए, तो टोटल कितने आ गए? 4 परमाणु आ जाएंगे। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर भी आप देख लो। वैसे तो क्या है, स्ट्रक्चर देता नहीं है पेपर में, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा क्या है, गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर आपको मिलेगी ही नहीं। लेकिन अपन को अज्यूम करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको कल मैंने बताया था ना कि किस तरीके से देखोगे, तो आप जो कमरा है ना अपना, इस कमरे को क्या मान लो बच्चों? एक घन मान लो। घन मानोगे तो देखो आप जिस कमरे में बीच में खड़े हो जाओ भैया, बीच में खड़े होते ही अपने हाथों को फैला दो ऐसे,
ऐसे फैलाओगे तो दो कॉर्नर ऊपर दिख रहे हैं, दो कॉर्नर पीछे दिख रहे हैं, दो कॉर्नर उससे नीचे दिख रहे हैं, दो कॉर्नर उससे पीछे दिख रहे हैं। उसके बाद में तो आ गए कॉर्नर। अब आप बात करोगे सर फलक, तो फलक बीच में खड़े हो गए, तो एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक साइड वाला, एक इधर साइड वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, कितने फलक हो गए? 6 फलक। और 12 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको पार्टिसिपेशन भी बताया था इनका कि कौन आ, तो भैया 1/8 पार्टिसिपेट करता है, फलक 1/2 करता है, किनारे 1/4 करते हैं, और जो केंद्र होता है वो एक का ही पार्टिसिपेशन करता है। आगे बात समझे, क्योंकि प्रत्येक का सेंटर एक ही होता है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको कितने आ गए बताओ? 4 परमाणु आ गए। इस तरीके से नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे निबिड़ संकुलन की। देखो निबिड़ संकुलन वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है जी, पार्टिकलें जो इकाई कोशिकाएं उनको आपस में ऐड करते हुए चलना है। तो अपन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? तो अपन कर सकते हैं इनको एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। आगे बात समझ में, तो देखो एक विमान में गैस गोलों का निबिड़ संकुलन, जैसे आपको दे दिया गोला, अब आपको पूछेगा जैसे एक विमान में, तो बताओ एक विमान में कैसे कर सकते हो आप? यदि आपको दे दे एक विमान में, एक विमान में आपसे करवाए, तो एक विमान में आप कैसे कर सकते हो बताओ? एक ही एक्सिस पर डाल सकते हो इसको? एक ही एक्सिस पर कैसे डालोगे बताओ? चलो बताओ भाई, एक ही एक्सिस पर कैसे डालोगे? अब इनको मिक्स भी करना है आपस में, पास पास रखना है जी, क्योंकि ये पास पास हैं, ये मिले हुए हैं एक दूसरे। ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है जी, दिख रहे होंगे आपको। अब देखो यदि मैं पूछूं इसकी समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या का मतलब होता है कि जो कण है ना उसको कितने आदमी सटे हुए उससे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मेरे पास एक इधर खड़ा हो जाए, एक इधर खड़ा हो जाए, एक आगे हो जाए, एक पीछे हो जाए, तो मैं 4 लोगों से घिरा हुआ हूं, 4 लोगों से घिरा हुआ हूं, तो मेरी समन्वय संख्या हो जाएगी 4। यदि मैं एक दो ही इधर से घिरा हुआ हूं तो मेरी हो जाएगी 2। अब देखो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह हुआ हूं, तो मेरी समन्वय संख्या का मतलब होता है कोई भी जो परमाणु है वो अपने आसपास कितने नंबरों से पार्टिसिपेशन शो कर रहा है उसे ही बोलते हैं उसकी समन्वय संख्या। तो देखो अब देखो यदि मैं बात करूं बच्चों कि मेरे को इसका बताना है, किसका बताना है जी? इसका बताना है। ये जो गोला है ये कितने गोलों से जुड़ा हुआ है? तो देखो एक गोला तो ये रहा, एक गोला ये रहा, तो समन्वय संख्या कितनी आ गई? 2। अब देखो ये तो मैंने एक्स एक्सिस पे कर दिया, यदि मैं बाई एक्सिस पे जोड़ूंगा तो ऐसे जोड़ सकता हूँ, और जेड एक्सिस पे जोड़ूंगा तो ऐसे जोड़ सकता हूँ। तो बताओ एक ही एक्सिस पर जोड़ेंगे तो बताओ एक विमीय हो गया क्या? तो गोलों का यदि एक विमा के साथ में अपन यदि एडिशन करते हैं, यदि जोड़ते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अपन एक विमीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं जी? एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो समझ लो इसको। देखो एक विमीय निबिड़ संकुल संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक विधि है जिन्हें उन्हें एक पंक्ति से एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। ये बन रहा डायग्राम, ये दिख रहा है आपको एक विमीय वाला, ठीक है जी। अब आप देखो द्विविमा में कैसे कर सकते हो? तो द्विविमा में आप तो एक तो एक्स एक्सिस में करते हो और एक बाई एक्सिस में। यदि एक्स एक्सिस में क्या करोगे, एक बार एक्स एक्सिस में ऐसे जोड़ते गए, ऊपर रखते गए, ऊपर रखते गए, ऊपर रखते गए, तो देखो बाई एक्सिस पे भी काम करेगा और एक्स एक्सिस पे भी काम करता है। अब ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है चलो समझो। दो विमा का मतलब क्या हो गया? तो देखो दो विमा का मतलब हो गया कि इन्हें किस तरीके से शो करते हैं। तो देखो अब देखो ये 2 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो एक तो अपन क्या करें कि जो गोले आपको दे रखे हैं, जैसे आपने क्या किया, दो विमा में क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपको यदि ए ही कण दे रखा है, एक हो सकती है ए बी व्यवस्था, एक तो ए व्यवस्था हो सकती है, एक ए बी व्यवस्था हो सकती है। कैसे हो सकती है बताओ? जैसे आपको ये गोला दिया, ये गोला आपने इस तरीके से रख दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, दूसरा गोला भी जस्ट इसके नीचे ही डाल दिया, दूसरा गोला भी क्या किया, इसके नीचे डाल दिया। बोलो भाई, तो सेम टाइप के गोले हैं क्या?
तो सेम टाइप के गोले ही हैं। बोलो भाई, इसको इसके नीचे डाल दिया, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। अब देखो, अब सारे गोले हैं वो एक समान है, तो इसे बोलते हैं ए व्यवस्था। क्या बोलते हैं? ए व्यवस्था। ये समझ लो, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। इनका क्वेश्चन जो आता है ना, वो या तो समन्वय संख्या से आता है या फिर आता है इनका संकुलन क्षमता कितनी होती है। अब देखो दूसरा क्या करे, ए बी व्यवस्था दे सकता है क्या आपको? ए व्यवस्था कैसे होगी बताओ? यदि आपने पहले जो पंक्ति है उसको तो सेम ही रखा, बोलो भाई, इसको तो रख दिया सेम। अब जो दूसरी पंक्ति लेकर के आ रहे हो उसको क्या डाल दिया? इसकी वॉइड में डाल दिया। कहां डाल दिया? इसकी वॉइड के अंदर। ठीक है। अब तीसरी को कैसे करोगे बताओ? तीसरी को फिर इसके वॉइड के अंदर डाल दिया। अब देखो जी, अब ये बन गई ए बी व्यवस्था। कौन सी बन गई? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, तो ये बन गई ए बी व्यवस्था। अब ये ए आ गया, फिर ये बी आ गया, तो इसे कहते हैं ए बी व्यवस्था। अब देखो इनके अंतर्गत आप कैसे देखोगे? अब आपको देखना है समन्वय संख्या। क्या देखनी है जी? समन्वय संख्या देखोगे तो किस तरीके से निकालोगे? देखो, यदि गोले के नीचे गोला आ रहा है, गोले के नीचे गोला आ रहा है, तो यदि मैं कोई भी गोला देखूं, क्या देखूं जी? मैं कोई भी गोला देखूं, जैसे मैंने इस गोले को पकड़ लिया, ठीक है जी, ये गोले को पकड़ लिया। अब मेरे को बताओ बच्चों, ये गोला कितने गोलों से टच हो रहा है? तो आप कहोगे सर एक तो ये हो रहा, एक ये हो रहा, एक ये हो रहा और एक ये हो रहा, इसके अलावा तो किसी से टच नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मिला दो। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई? समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या आ जाएगी 4। कितनी आ गई जी? 4। एक बिंदु वाली कितनी आ रही थी? 2। अब इसकी देखो आप, इसको यदि मैं इस गोले को पकड़ूं, इसको पकड़ूं, इस गोले को पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितने गोलों से है? 6 गोलों से। तो देखो इसको मिला दो, ये हो गया। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या हो गई बच्चों 6। कितनी हो गई? 6। तो आप जानते हैं जब दो विमाओं में गोलों को आप एडजस्ट करते हो, तो यदि ए टाइप है तो समन्वय संख्या 4 और ए बी टाइप है तो समन्वय संख्या 6। ये पेपर में पूछा जा सकता है यदि क्वेश्चन आता है तो। अब देखिएगा नेक्स्ट। अब देखो, इसे तो बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन, ए को तो क्या बोलते हैं? वर्ग बन रहा है क्या ये? और इसे बोलते हैं गोलों का षटकोणीय निविड़ संकुलन। यदि आप इनको मिला करके देखोगे, क्या देखोगे जी? मिला करके देखोगे, तो मिला करके देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है बताओ? ये तो बन गया वर्ग, इस तरीके से बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? ये बन रही है षटकोणीय स्ट्रक्चर। बोलो भाई, बन रही है नहीं बन रही? तो ये हो गई षटकोणीय स्ट्रक्चर, ये हो गई षटकोणीय स्ट्रक्चर। तो इसे आप याद रखोगे, किस तरीके से याद करना है ये मैंने आपको बता दिया है। चलो जी, ठीक है। अब आपको क्या दिखाया गया है? इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था दिखाई है आपको। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो ए व्यवस्था, ठीक है, और दूसरी कौन सी दिख रही है? द्विविमीय में वर्ग निविड़ होता है ये, और द्वितीय पंक्ति एक के ऊपर हो जाती है, तो गोलों की एक प्रथम पंक्ति के ऊपर नीचे रिक्तियों में चला जाएगा। तो रिक्तियों में चला गया, तो इससे कौन सी बन गई बताओ? इससे बन जाएगी ए बी व्यवस्था। कौन सी बन जाएगी? ए बी व्यवस्था, ठीक है। और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन बनता है इसे, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, कोई परेशानी नहीं है। त्रिकोणीय रिक्तियों के 2 प्रकार की होती हैं, एक पंक्ति में त्रिकोण शीर्ष ऊर्ध्वमुखी होता है, अगली पंक्ति में वो अधोमुखी हो जाता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको तो इतना ही याद रखना है इसमें कि भैया जो आपको ये दे रखा है, तो वर्ग द्विविमा में अपन कौन कौन सी निविड़ संकुलन बनते हैं? एक तो षटकोणीय, एक वर्गाकार। ये याद रखना है। समन्वय संख्या एक की 4, एक की 6, बस 2 ही बातें याद रख लेना, इससे काम बन जाएगा, ठीक है सर। अब बात आती है द्विवर्गीय वर्ग संकुलित परतों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब 3D की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी? 3D की बात कर रहा है। 3D में क्या होगा बताओ? अब 3D में देखो, 3D तो एक वर्ग ही बनेगा, और वर्ग बनेगा तो ए व्यवस्था। तो देखो एक के गोला, एक के नीचे इस तरीके से करोगे तो ए व्यवस्था बनेगी। अब इसको याद रख लेना। इसमें क्या करना है आपको? इसमें द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन, जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को प्रथम परत के ऊपर रखा जाता है। अब देखो, जो आपको ये स्ट्रक्चर बन रही है ना, ए वाली जो वर्ग वाली बन रही है, उसके ऊपर अपन 3D में ए को रख देंगे,
तो उसे क्या कहेंगे अपन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये इतना याद नहीं रखना है आपको, ठीक है, इतना ये भी याद नहीं रखना है, जो आपको याद रखना है वो मैंने बता दिए। अब देखो इसमें बनती है रिक्तियां। क्या बनती हैं, रिक्तियां। तो रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है चतुष्फलकीय रिक्ति और एक होती है अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है बताओ, जैसे आपने इन गोलों को रखा, निबिड़ संकुलन में रखा, तो यहाँ दो प्रकार की रिक्तियों का फॉर्मेशन होता है। तो देखो यदि आप बात करोगे तीन गोलों को, किसी भी तीन गोलों को उठा के रखोगे, ऊपर एक गोला रख रहे हो, तो उनके मिड में जो ये रिक्ति बन रही है इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। यदि आपने 6 गोलों को रखा, कितने गोलों को, 6 गोलों को रखा, तो उनके मिड में जो रिक्ति बनेगी उसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। आगे बात समझ में, इससे बनता है चतुष्फलक और इससे बनता है अष्टफलक। अब आपको इतना ये याद नहीं रखना है, आपको एक ही बात याद रखनी है, यदि चतुष्फलकीय रिक्तियां, कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां यदि n है, क्या है, ये होंगी 2n, और अष्टफलकीय क्या होंगी, n। अष्टफलकीय रिक्तियां ये होती हैं बच्चों n, ये याद रखना है। जब अष्टफलकीय रिक्तियां n होती हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां 2n होती हैं, ये बात याद रख लोगे। कैसे बनती हैं, ये इससे बनता है अष्टफलक और उससे बनता है चतुष्फलक। अब देखो ये लिख रहा, संकुलित गोलों में देखो, माना कि निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n। ठीक है जी, इस तरीके से आप इनको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। नेक्स्ट, अब देखो इसमें जो स्ट्रक्चर दे रखी है आपको याद रखनी है इनकी संकुलन क्षमता। कैसे करोगे याद, देखो आपको देखो पैटर्न एबीसी व्यवस्था लिखा जाता है। संरचना में घड़ी या निबिड़ संकुलन सीसीपी, फलक केंद्र एफसीसी संरचना कहा जाता है। तांबा और चांदी इस प्रकार की संरचना में क्रिस्टलित होते हैं। आपको पूछ लेगा तांबा और चांदी किस संरचना में क्रिस्टलित होते हैं, तो सीसीपी बोलो और या बोलो एफसीसी, और इन दोनों की संकुलन क्षमता एक ही होती है 74%। आगे बात समझ में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो ये लिख रहे 74%, तो 74% याद कर लोगे। और कितने गोले होते हैं इसमें, 12 गोले संपर्क में आते हैं। कितने आते हैं, तो मैंने कल बताई दी थी आपको, समन्वय संख्या एफसीसी की 12 होती है और सीसीपी की कितनी होती है, 12 होती है। नेक्स्ट चलो जी, यदि आपको पूछे एससीपी और सीसीपी संरचनाओं की संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता कैसे याद करोगे बताओ, चलो बताओ भाई, इसमें लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो चतुष्फलकीय हो गई, ये हो गई, ठीक है जी, ये अपन ने बताई दिया आपको। अब इसके बाद में आपको इनकी संकुलन क्षमता फाइंड करने का फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। ये 74% होती है एफसीसी, और बीसीसी कितनी होती है बताओ, बीसीसी होती है 68%, और एससीसी कितनी होती है 52.4, इसे 52 भी लिख सकते हो आप, 52%। आगे बात समझ में। इसके बाद में एकक कोष्ठकाओं की संरचना, एकक कोष्ठकाओं की संरचना यदि पूछ ले आपसे, तो एकक कोष्ठकाओं की संरचना में आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद करना होता है। क्या होता है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद करना होता है। तो डेंसिटी क्या होती है बताओ, एकक कोष्ठका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठका का आयतन। अब ठीक है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, D = ZM अपॉन AQ Na। ठीक है जी, Na को A को बड़ा बना लो। चलो D क्या है यहाँ, DHR घनत्व, और इसे लोगे आप ग्राम पर ml में। किसमें लोगे, ग्राम पर ml में। Z क्या है, Z सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे FCC के लिए कितना होता है बताओ, 4 होता है। BCC के लिए कितना होता है, 2 होता है। SCC के लिए कितना होता है, 2 होता है। CCP के लिए कितना होता है, 4 होता है। SCP के लिए कितना होता है, 4 होता है। बस यही याद कर लेना, Z सीधे सीधे मान है। ठीक है, इसके बाद में M, आपको द्रव्यमान याद करना है। क्या, मोलर मास, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद में Na क्या है, आवोगाद्रो नंबर होता है। आवोगाद्रो नंबर क्या है बताओ, 6.023 × 10⁻23 कण हो जाएंगे। ठीक है जी। AQ क्या है, AQ है आयतन, भुजा का क्यूब क्या है, भुजा का क्यूब। इस तरीके से याद कर लोगे। अब यदि आपको पिकोमीटर दे, क्या दे जी, पिकोमीटर, तो 1 pm पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर या 10⁻10 सेंटीमीटर, ये याद कर लोगे। या आपको नैनो में दे 1 nm नैनोमीटर, तो 10⁻9 मीटर या 10⁻7 मीटर के बराबर आ जाता है। यदि एंगस्ट्रॉम दे दे सर आपको 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर आएगा बताओ, 10⁻10 मीटर के या 10⁻8
सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। ये डाटा सीधा सीधा याद कर लेना, 11th स्टैंडर्ड में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार सीईटी में पूछ लिया था इसका, जब 12th वाली सीईटी थी ना उसके अंतर्गत यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां तो आपको पूछ ही सकता है क्योंकि पेपर में दे रखा है। तो एक तो या तो फॉर्मूला ही पूछ सकता है, D = ZM/AQ/NA, इस तरीके से। अब देखो यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले जी, क्वेश्चन पूछ ले, तो क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, जैसे देखो ये देख लिया होगा आपने। चलो जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तत्व की एक कोष्ठका की संरचना अंतर केंद्र बीसीसी है, कोष्ठका के कोरों की लंबाई 288 पीएम है तथा तत्व का घनत्व इतना दे रखा है। ज्ञात करो कि 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो आपको यदि फॉर्मूला पता है, D = ZM/AQ/NA। अब आप यहां से सारे डाटा रख दोगे तो आपको यहां से क्या निकल जाएंगे, कणों की संख्या। अब आपको M पूछा है, यहाँ कणों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि कणों की संख्या फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले एक कोष्ठका का आयतन देख लो कितना दे रखा है, 288 पिकोमीटर। कितना दे रखा है, 288 पिकोमीटर। तो ये पिकोमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर कैसे करोगे, 288 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसका करना है क्यूब, क्योंकि देखो ये इसके क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबसे सरल आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सबसे हार्ड होती है इसकी। कैलकुलेशन में गच्चा खाता है बच्चा, लेकिन जब पावर की बात करोगे ना, तो पावर में बच्चे आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ, क्योंकि यहाँ आपको सीधे सीधे आंसर्स होते हैं ना, बहुत दूर दूर दे रखे होते हैं, तो आप आसानी पूर्वक उनको देख सकते हो। ठीक है, इसको कर लिया। इसके बाद में 208 ग्राम तत्व का आयतन निकालना है आपको, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है बताओ, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, मेरे को मास भी घनत्व दे रखा है एक तो, और मेरे को मास दे रखा है, तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा यहाँ से। तो वॉल्यूम निकाल लिया, कितना आ गया, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इस आयतन का एक कोष्ठकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से फाइंड करोगे, तो बताओ, एक कोष्ठका का आयतन, एक कोष्ठका में कणों का आयतन ये लिख लोगे, उसके बाद में टोटल आयतन से डिवाइड करोगे तो इतने आ जाएंगे। ये आ गई एक कोष्ठका, क्या आ जाएंगी, एक कोष्ठका आ जाएंगी। उसके बाद में किसमें संकलित हो रहा है, बीसीसी में। तो बीसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या होती है 2, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। आगे बात समझ में। यदि एफसीसी देता तो 4 से कर देते, यदि ईसीसी देता तो 2 से ही करते, यदि एससीसी देता तो 1 से करते। इस तरीके से आपको क्या कर लोगे, इसको याद कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन बताओ भाई, इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे। अब या तो ये क्वेश्चन कर लो, और यदि पेपर में आएगा ऐसे क्वेश्चन तो देखते यही क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 2 में पूछा गया एक बार, या आरपीएससी ग्रेड 1, क्योंकि पिछली बार आरपीएससी ग्रेड 1 था, तो आरपीएससी ग्रेड 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आरपीएससी ग्रेड 2 में सिलेबस में नहीं है। तो देखो इसका याद कर लेना, 24.16 × 10⁻23 परमाणु, 24 × 16 10⁻23 परमाणु। इसके और फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, सीधे किस किस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक का 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ डी दे रखा है आपको, यहाँ भी आपको एम पूछा है, तो यहाँ आ रहा है 63.1 यू। इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप एक बार कर सकते हो। आगे बात समझ में जी, बोलो भाई। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद आती है इसमें जो नेक्स्ट बात आती है, दोष। क्या आते हैं, दोष। अब दोष तो सभी में होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष नहीं होते हैं। तो बताओ भैया, क्रिस्टलों में भी क्या होते हैं, दोष होते हैं। अब क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक तो बिंदु दोष, एक होते हैं रेखीय दोष। कितने प्रकार के, बिंदु दोष और रेखीय दोष। क्योंकि किसी भी क्रिस्टल का जब फॉर्मेशन करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ दोष पाए जाते हैं, जिन्हें अपन अपूर्णताएं बोलते हैं या दोष बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष का मतलब है आपने एक पार्टिकल लिया, जैसे मैं ये पार्टिकल लिया, इसके चारों ओर किसी ना किसी यदि कण में कोई अपूर्णता दिख जाएगी तो उसे बोलेंगे बिंदु दोष। और यदि रेखा की रेखा ही गायब हो गई, रेखा का मतलब होता है एक लाइन में जितने भी कण हैं वो सभी गायब हो गए, तो उसे बोलते हैं रेखीय दोष। अब देखो बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ठीक है। अब इसके बाद में अपने को 2 ही दोष पढ़ने, इसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की।
लेकिन मैं पीछा छोड़ता नहीं, मैं पूरे ही दोष पढ़ा करके छोड़ूंगा, क्योंकि कहीं से भी यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। बोलो भाई बोलो, बिंदु दोष समझ गए। यदि एक कण के चारों ओर कोई परेशानी आ रही है तो बिंदु, और ये पूरी रेखा की रेखा ही गायब हो गई तो क्या हो गया, रेखीय दोष हो जाएगा। अब देखिएगा जी, चलो एक बार पढ़ लें एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। एनसीईआरटी को पढ़ना तो अपना काम है। तो देखो अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं व्यापक रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाते हैं, जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष कहलाते हैं। मैंने क्या कहा, जैसे आपको ये कोई पार्टिकल दे रखा है, अवयवी कण दे रखा है, इसके आसपास जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ कोई गड़बड़ दिख रही है, आसपास जो गड़बड़ दिख रही है, आसपास जो गड़बड़ दिख रही है इसे बोलते हैं बिंदु दोष। और यदि जैसे आपको अवयवी कण दे रखा है, ये 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 दे रखा, अब ये सभी के सभी ही पागल हो जाएं, अर्थात सभी के सभी हट जाएं या सभी में ही आपको दोष दिखने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रेखीय दोष कहा जाता है। आगे बात समझ में जी, बोलो भाई बोलो। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है जी। अब आपको पढ़ने हैं कौन कौन से दोष पढ़ने हैं, चलो बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन स्टोइकियोमेट्री दोष की। बिंदु दोषों के प्रकार में भी सबसे पहला कौन सा है, स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है, चलो बताओ जी। देखो जी, अब अपन बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री दोष की। तो देखो स्टोइकियोमेट्री क्या दोष होते हैं, ये बिंदु दोष होते हैं जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते, इन्हें अंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। आधारभूत रूप से दो प्रकार के होते हैं, रिक्तका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तका दोष और अंतराकाशी दोष अर्थात ये क्या है, ऊष्मागतिकी दोष भी कहलाते हैं, विक्षुब्ध, और जो स्टोइकियोमेट्री है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे बताओ इसमें क्या होगा, एक तो होते हैं अंतराकाशी दोष और एक होते हैं रिक्तका दोष। जैसे आपको कोई अभी क्रिस्टल बना रखा है, तो क्रिस्टल का मतलब जैसे एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, पांच कण, 6, 7, 8, 9 सभी जड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक कण का मन करे कि सर जो इसकी व्यवस्था दे रखी है इसमें से निकल के और बीच में आके बैठ जाए रिक्तियों में, कहाँ आके बैठ जाए, बीच में आके रिक्तियों में बैठ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, अंतराकाशी दोष। क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। यदि उसका मन करे वहां से जैसे ये पूरी लाइन बनी हुई है इसमें से एक कण बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं रिक्तका दोष, क्योंकि उसकी जगह रिक्ति रह जाएगी, और रिक्ति रह जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिक्तका दोष कहेंगे। बोलो भाई बोलो, कहेंगे या नहीं कहेंगे। चलो जी देखो एक बार, चलो जी समझ में आई होगी बात। अब देखो अपन को क्या पढ़ना है, अंतराकाशी दोष पढ़ेंगे अपन। देखो रिक्तका दोष का मतलब आपको मैंने बता दिया, ये कोई व्यवस्था दे रखी है आपको, अब ये व्यवस्था में क्या हुआ, यहां से कोई बाहर निकल गए, जो अवयवी कण थे वो बाहर निकल गए, जो अवयवी कण जो बाहर निकले हैं तो इनसे यहां रिक्ति बन गई। क्या ये रिक्ति बन गई है, यहाँ क्या बन गई है जी, रिक्ति बन गई है, इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन, रिक्तिका दोष कहेंगे। अब क्या हुआ नेक्स्ट वाले में, देखो ये जो कण दे रखे हैं, ये कण दे रखे हैं इस तरीके से, ये व्यवस्था दे रखी है, और ये व्यवस्था के बाद में क्या हुआ, ये क्या हुआ, इनका मन किया कि सर मेरे को यहाँ नहीं रहना, उनके अंदर बीच में चले गए रिक्तियों में। कहाँ चले गए, रिक्तियों में, तो इसे बोलते हैं अंतराकाशी दोष। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। आगे बात समझ में। इसके बाद में अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक अर्थात आयनिक अनायनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और शॉर्टकी दोषों की तरह दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लस माइनस। जैसे आपको क्या है, यदि किसी में प्लस ज्यादा रह गए तो पॉजिटिव चार्ज में क्या है, बोलो रिपल्सन होगा, और यदि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए तो भी गड़बड़ दिखेगी। तो इसलिए ये उन ठोसों द्वारा दर्शाए जाते हैं जिनमें वैद्युत उदासीनता बनी रहे, अर्थात अनआयनिक सॉलिड होते हैं, उनके द्वारा ये शो होते हैं। इनको इतना याद रखना है कि जो बिंदु दोष होते हैं, बिंदु दोष एक तो स्टोइकियोमेट्री होते हैं, एक नॉन स्टोइकियोमेट्री होते हैं, और एक होते हैं अपने अशुद्धता दोष, अर्थात आप अशुद्धि कोई बाहर से मिला रहे हो तो उस प्रकार के। अब आपको जो दो पढ़ने हैं वो अपने बस यही है, फ्रैंकल और शॉर्टकी।
क्योंकि इंपॉर्टेंट भी यही है और यहीं से क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्रैंकल दोष की। किसकी बात करेंगे जी? फ्रैंकल दोष। अंतरकाशी मैंने बताई दिया आपको, अंतरकाश में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपको फ्रैंकल दोष समझने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम देखना है जी। क्या देखना है जी? ये डायग्राम देखोगे आप। कैसे देखोगे बताओ? दिख रहा होगा, देखो। जो फ्रैंकल दोष है ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। क्या है? अंतराकाशी दोष है। ठीक है, कैसे? देखो, ये क्रिस्टल कोई बना हुआ है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो, इतना ही समझ लो। अब देखो भैया, यहां क्या हुआ, यहां जैसे ये आपको रिक्ति दिख रही है। क्या दिख रही है? रिक्ति दिख रही है क्या? बोलो भाई। ये आपको रिक्ति दिख रही होगी, देखो दिख रही है क्या? कलर चेंज करते हैं इसका। ये आपको कोई रिक्ति दिख रही है क्या? अब देखो, यहां क्या हुआ था, यहां प्लस था। क्या था जी? यहां था प्लस। क्या था? प्लस था। प्लस ने क्या किया, यहां से निकल करके अंतराकाश में चला गया। कहां चला गया? अंतराकाश में। देखो, इन रिक्तियों जो क्रिस्टल बन रहा था, ये क्रिस्टल इस तरीके से बन रहा था। क्या बताओ भाई? बन रहा था, तो ये चला गया यहां, यहां चला गया, तो ये अंतराकाश में चला गया। अंतराकाश में जाने पर इसे किस नाम से जानते हैं अपन? अंतराकाशी दोष के नाम से जानते हैं। ये किनके द्वारा दर्शाया जाता है, अब उसकी बात कर लेंगे। आपको याद रखना है, फ्रैंकल दोष में कभी भी घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। राजस्थान पुलिस 2025 शिफ्ट नंबर 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 2-3 बार तो नीट में भी पूछ लिया इन क्वेश्चनों को। जब स्टार्टिंग जब नीट में था ना सिलेबस में, तो वहां हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक बार क्वेश्चन लेब असिस्टेंट 2016 में पूछ लिया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा दोष है जो शॉर्ट की भी शो करता है और फ्रैंकल भी दोष करता है, तो ये है एजीबीआर। ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 1 में भी पूछ लिया है और लेब असिस्टेंट दोनों में ही पूछ लिया है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, फ्रैंकल और शॉर्ट की ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है और ये ही इंपॉर्टेंट है अपने। ठीक है जी, चलो समझ लेते हैं थोड़ी कहानी को, क्या कह रहा है शॉर्ट की दोष। तो देखो, फ्रैंकल दोष की बात करेंगे अपन। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रैंकल दोष की। तो समझो, चलो जी, अब देखो, सबसे पहले बात कर रहा है कि ये अंतराकाशी दोष क्या होता है, मैंने बता देता। जब कुछ अवयवी कण, परमाणु, अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल की अंतराकाशी दोष होते हैं। यह ठोस पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। ऊपर समझाया गया रिक्त का अंतराकाशी दोष अनायनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। इन दोषों को सरल रिक्त का अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और शॉर्ट की दोषों की तरह दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष क्या होता है? वह दोष, सबसे पहले वह दोष या यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। सबसे पहली बात कौन है कि ये आयनिक ठोस होंगे, उन्हीं के द्वारा दर्शाया जाएगा। आयनिक ठोस क्या होते हैं? जो प्लस माइनस में आपस में टूट जाते हैं। ठीक है जी। साधारण धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में स्थान में चला जाता है। यहाँ जाता कौन है बताओ? धनायन जाता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट पूछ लेगा ना, तो धनायन किस में जाता है? अंतराकाश में। धनायन किस में जाता है? अंतराकाश में चला जाता है। ठीक है जी। यह वास्तविक स्थान पर रिक्त का दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष है। देखो, ये समझो, ये जब यहां से गया, ये निकल के यहां से गया, तो यहां तो क्या बन गई बताओ? रिक्ति बन गई क्या? तो यहां तो बन गई बच्चों रिक्ति, और जब ये जाकर के बीच अंतराकाश में चला गया, तो इससे बन गया अंतराकाश। तो जहां से गया उसके लिए तो रिक्ति दोष का काम करेगा, और जहां आकर के जुड़ गया उसके लिए अंतराकाशी का काम करेगा। किसका काम करेगा? अंतराकाशी का काम करेगा। ठीक है। इसके बाद में
फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां तो इसने रिक्ति बना दी और यहां आकर के अंतराकाश में जुड़ गया। तो बताओ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, बताओ, विस्थापन कहलाता है। तो ये विस्थापन दोष भी कहलाता है। अब इसके बाद में ये बात याद रखिए, फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, जिनके धनायन किसमें, जिनके धनायन व ऋणायन, जिनके धनायन में ऋणायन के आकार में अंतर होता है, अर्थात अंतर होता है, आकार में अंतर होता है, अंतर होता है, उनके द्वारा ये शो होते हैं। बोलो भाई, उनके द्वारा शो होते हैं। ठीक है जी। उदाहरण के लिए ZnS, एग्जाम्पल कौन कौन है इसके, एग्जाम्पल है जी ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI। और क्योंकि देखो अब आप बात करो Zn+2 की और Ag+ की, दोनों का आकार क्या है, लघु है, इसलिए क्या शो करते हैं, फ्रैंकल दोष शो करते हैं। आपको क्या समझना है, फ्रैंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। यह उन आयनिक क्रिस्टलों द्वारा दर्शाया जाता है जिनके धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर होता है, अर्थात धनायन छोटा होना चाहिए, एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे ZnS हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया। इसके बाद में Zn+2 छोटा है, AgI छोटा है। ठीक है जी। इसके बाद में जहां से ये दोष अंतराकाशी दोष है, तो कैसे, जहां से धनायन निकला है उसके लिए तो रिक्ति का काम करेगा, और जिसके लिए धनायन आकर के जुड़ा हुआ है उसके लिए अंतराकाश का काम करेगा। तो पेपर में पूछ लेगा ऐसा कौन सा दोष है जो अंतराकाशी और रिक्ति दोष दोनों का ही काम करता है, तो बताओ कौन सा दोष है, फ्रैंकल दोष। तो स्टेटमेंट बना दूं एक बार इसके कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप एक बार समझें, क्वेश्चन को समझ लेना भैया, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। फ्रैंकल दोष के लिए, फ्रैंकल दोष के लिए कौन से कथन असत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है जी। पहला, यह अंतराकाशी एवं रिक्ति दोष का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा, यह आयनिक यौगिकों द्वारा जिनका, यह आयनिक यौगिक जिनका आकार, जिनका की जगह को जिनके आकार में अंतर पाया जाता है, यह दोष AgCl, AgBr, AgI, ZnS द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे। फोर्थ, फ्रैंकल दोष में या इसमें, ठीक, फ्रैंकल दोष की बात करें, इसमें धनायन का आकार बड़ा व ऋणायन का आकार छोटा होता है। ऋणायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है।
बताओ जी, स्टेटमेंट बन के आ सकता है? पूछने को तो कोई कुछ भी पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलो जी करते हैं सॉल्व। देखो, फ्रैंकल दोष के लिए कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है जी? फ्रैंकल दोष के लिए कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है जी? फ्रैंकल दोष के लिए कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो बताओ, सबसे पहले तो आपको बात ही करनी है सर, असत्य बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? असत्य। ये बात याद रखने, पेपर में यह दिखता नहीं है। सबसे पहले आंखें खोल के यही देखना है आपको, असत्य पूछा है या सत्य पूछा है। तो सबसे पहले समझो, यह अंतराकाशी और रिक्ति दोष का उदाहरण है। तो बिल्कुल सर, जहां से फ्रैंकल दोष में जो क्रिस्टल है उसकी संरचना में से धनायन जब अंतराकाश में आता है, क्रिस्टल के अंतराकाश में आता है, तो वहां बताओ क्या किसका काम करता है? ये अंतराकाश का। और जहां से धनायन निकला है उसके लिए रिक्ति का काम करता है। तो ये क्या हो गया? रिक्ति और अंतराकाशी दोष का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यह आयनिक यौगिकों जिनके आकार में अंतर होता है द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये जिनका आकार में अंतर होगा ना प्लस माइनस में, उसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद में यह दोष AgCl, AgBr, AgI और ZnS द्वारा दर्शाया जाता है। कि ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो यदि आप बात करोगे तो Ag प्लस है, Br माइनस है। Br का आकार बड़ा है और Ag का छोटा है, तो आकार में अंतर दिख रहा है क्या? तो आकार में अंतर दिख रहा है, इसलिए दर्शाया जाता है। इसमें धनायन का आकार बड़ा, धनायन का आकार बड़ा नहीं होता भैया, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जबकि ऋणायन का आकार बड़ा छोटा होता है क्या? तो ऋणायन का आकार आता है बड़ा। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट आ सकता है कि फ्रैंकल दोष में घनत्व में कमी होती है। तो घनत्व में कमी होगी क्या? घनत्व में कमी तो तभी होगी जब कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए, लेकिन यहां तो अंतराकाश में आ रहा है, तो घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कौन सी बात याद कर लोगे? याद कर लेना, इसमें फ्रैंकल दोष में घनत्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पर जी? घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस यही बात याद कर लेना, फ्रैंकल दोष में आपका आसानी पूर्वक काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे शॉर्ट की दोष की। किसकी बात करेंगे जी? शॉर्ट की दोष। चलो जी शॉर्ट की दोष की बात कर लें। शॉर्ट की दोष का पहले तो आप डायग्राम देखो। शॉर्ट की दोष का डायग्राम देखो। डायग्राम तो इस तरीके से बना हुआ है। तो देखो, एक बार प्लस है, माइनस, माइनस प्लस, माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और ये रिक्ति बनी हुई है, और यहां भी ये रिक्ति बनी हुई है। अब देखो इस तरीके से क्रिस्टल बना हुआ है। अब यहां सबसे बड़ा शॉर्ट की दोष में क्या होता है? एक तो धनायन, एक ऋणायन, दोनों ही अपनी स्थान से निकल के बाहर निकल जाते हैं। अर्थात एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यदि आप क्लास में बात करो तो एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, दोनों यदि क्लास से बाहर निकल जाएं, बंक मार जाएं, तो आप समझ जाओ कौन सा दोष है? शॉर्ट की दोष। यदि ऐसा हो जाए क्लास में कि सर एक स्टूडेंट मेरे पास बैठा है और खड़ा होके कहीं किसी और के पास बैठ जाए बीच में, तो वो लोगों क्या हो गया? फ्रैंकल दोष हो गया। लेकिन जब दोनों ही बाहर निकल जाए बताओ, तो क्या हो गया? शॉर्ट की दोष। क्या बात समझे आप? अब शॉर्ट की दोष के स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन का आकार सेम होता है। यहाँ आकार क्या होता है? समान। आकार क्या होता है? समान होता है। पहला स्टेटमेंट तो ये। दूसरा, इसके बाद में घनत्व में कमी होती है। यहाँ क्या होती है? घनत्व में कमी पाई जाती है, क्योंकि दोनों देखो निकल गए, एक माइनस निकल गया एक प्लस निकल गया, तो घनत्व में कमी होगी। इसके बाद में थर्ड, आयनिक यौगिकों के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। किसके द्वारा? आयनिक यौगिकों के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में आकार समान होना चाहिए लेकिन आयनिक यौगिकों का। ठीक है जी। देखो समझ लें थोड़ा।
चलो मिटाने पड़ेगा, वैसे आपने देख लिया। चलो जी समझो इसको क्या होता है। देखो शॉर्ट की दोष में पदार्थ के घनत्व को घटाता है। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए NaCl कमरे के ताप पर लगभग 10⁸ शॉर्ट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 सेंटीमीटर में करीब 10⁻22 आयन होते हैं। इस प्रकार प्रति 10⁸18 आयनों में एक शॉर्ट की दोष होता है। शॉर्ट की दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का लगभग समान आकार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद कर लेना, NaCl कौन सा, NaCl, KCl, CHCl और AgBr कौन सा, AgBr। नोट डाल के लिख लेना भैया, आंखें खोल के नोट डाल के, आंखें खोल के नोट डाल के लिख लेना। AgBr कौन कौन से दोष करता है, शॉर्ट की भी करता है और फ्रैंकल भी करता है, शॉर्ट की भी करता है और फ्रैंकल भी करता है। ये बात आप याद कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज जो याद रखनी है वो याद रख लेना, क्योंकि शॉर्ट की और फ्रैंकल ही दे रखे हैं, इसलिए मेरा पूरा धर्म बनता है कि शॉर्ट की और फ्रैंकल से यदि क्वेश्चन आता है तो वो मेरी क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। समझो जी। देखो एक साइड डाल लो शॉर्ट की, इधर डाल लो फ्रैंकल। एक साइड हेडिंग डालो फ्रैंकल और एक साइड हेडिंग डालो शॉर्ट की। इनमें ही कंफ्यूजन होता है, तो याद रख लेना। क्या याद रखोगे जी, पहला धनायन व धनायन का आकार छोटा और ऋणायन क्या होना चाहिए, ऋणायन बड़ा। ठीक है, इसमें क्या याद करोगे, धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन का आकार समान, का आकार समान। ठीक है, यह रिक्ति दोष का उदाहरण है। किसका, रिक्ति दोष का उदाहरण है, उदाहरण है। इसकी बात करेंगे तो यह रिक्ति व अंतराकाश, अंतराकाशी दोनों का ही उदाहरण है, दोनों का ही उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, थर्ड बात करेंगे घनत्व पर, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, इसमें बात करेंगे घनत्व में कमी पाई जाती है, घनत्व में कमी पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, ZnS, AgCl, AgBr और AgI। ये एग्जाम्पल याद कर लोगे, इधर याद कर लेना एग्जाम्पल ही। एग्जाम्पल क्या है बताओ इसके, NaCl, KCl, AgBr, ETC। ठीक है, अब नोट डाल लेना। क्या डाल लेना जी, नोट, बड़े बड़े अक्षरों में नोट डाल लेना। पेपर में पूछा जाएगा उस दिन बता दूंगा आपको। ये क्या डालोगे जी, नोट, नोट क्या डालोगे बताओ, AgBr शॉर्ट की और फ्रैंकल, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही दोष शो करता है। आगे बात समझ में, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों ही दोष क्या करता है, शो करता है। आगे बात समझ में जी, इस तरीके से क्या कर लोगे, इसको याद कर लोगे। बोलो भाई, चलो जी, ये दोष भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन अपन को दोष और पढ़ने। अभी कौन कौन से पढ़ने हैं, देखो ये याद कर लोगे आप। इसके बाद में अशुद्धता दोष, क्या इसकी बात करेंगे अपन, अशुद्धता दोष की। अशुद्धता दोष क्या होते हैं, अब अशुद्धि मिलाओगे आप, क्या मिलाओगे, अशुद्धि मिला दोगे। अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, बोलो भाई। जैसे आपने क्या किया, ये काम की बात तो हो गई, लेकिन आप थोड़ा समझ लो इसको। अशुद्धता दोष क्या होते हैं, यदि अल्प मात्रा में क्या करते हैं, अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त, अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त
गलत NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na के कुछ स्थान पर Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr2+ 2 Na आयनों को प्रतिस्थापित करता है, एक आयन के स्थान पर ग्रहण करता है, दूसरा स्थान रिक्ति के रूप में कार्य करता है। उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या Sr2+ आयनों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण CdCl2 है और AgCl ठोस विलयन है। क्या कह रहा है, देखो अशुद्धता दोष क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, आपको कोई कंपाउंड दे रखा है और कोई कंपाउंड दे रखा है तो कंपाउंड क्या करोगे, जैसे आपको NaCl का कोई कंपाउंड है, आपने SrCl2 को मिलाना है, तो बताओ 2 Na को हटाएगा क्योंकि Na+ के रूप में Sr+2 के रूप में मिलता है, तो +2 क्या करेगा, चार्ज को तो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन उसकी जगह एक की जगह रिक्ति रह जाएगी, उसे बोलते हैं अशुद्धता दोष। और जो अशुद्ध बनते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ऐप केंद्र। क्या बोला जाता है इनको, ऐप केंद्र को कहते हैं। क्या करते हैं जी, इन्हें बोलते हैं ऐप केंद्र। और ऐप केंद्र के कारण ही इनके ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। इसके बाद बात आती है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो ठीक है, क्रिस्टलीय पदार्थों की स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं, फिर भी अत्यधिक संख्या में नॉन स्टोइकियोमेट्री अकार्बनिक ठोस ज्ञात करते हैं, जिनमें क्रिस्टल की संरचनाओं के दोष के कारण अभी तत्वों नॉन स्टोइकियोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिक और धातु न्यूनता। अर्थात धातु की अधिकता हो जाएगी तो धातु न्यूनता, और धातु यदि कम हो जाएंगे तो धातु न्यूनता। ठीक है, ठीक है जी। अब आपको बात करनी है, सबसे पहले समझो। अब देखो आपको क्या करनी है, आपको पूछेगा धातु, समझो इसको। देखो धातु सबसे पहले किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल में ऐप केंद्र। ऐप केंद्र मैंने बता दिया, ये इलेक्ट्रॉन की जो रिक्ति बच गई है इसको ऐप केंद्र बोलते हैं, और ऐप केंद्र के कारण क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। समझ लो इसको। रासायनिक रिक्तता के कारण धातु आदिक दोष, क्षारकीय हैलाइड जैसे NaCl ले लिया आपने, KCl ले लिया, इस प्रकार के दोष दर्शाते हैं। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प या वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है, Cl- आयन क्रिस्टल की सतह पर विस्तृत हो जाते हैं और Na परमाणुओं के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। ऐसा Na+ आयन बनाने के लिए Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विस्तृत होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थानों पर अध्यापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल सोडियम के आधिक्य में होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भारी ऋणायनिक रिक्तियां को ऐप केंद्र कहा जाता है। ऋणायनिक युक्तियां होती है ना, क्या होती है जी, पेपर में पूछ लेगा। ऋणायनिक अर्थात जो नेगेटिव चार्ज बचा है ना इलेक्ट्रॉन का, ऋणायनिक रिक्तियां होती हैं, उनको भी बोलते हैं ऐप केंद्र। क्या कहा जाता है जी, ऐप केंद्र कहा जाता है। चल क्यों नहीं रहा इस पे, ऐप केंद्र क्या कहा जाता है जी, ऐप केंद्र कहा जाता है। ठीक है जी। रंग केंद्र के लिए जर्मन शब्द फॉरवेनजेंटर, ये NaCl के लिए क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। ये रंग इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रिस्टल में पड़ने से प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करते हैं, उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखाता है। इसी प्रकार लिथियम का अधिक LiCl क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है। पोटेशियम का अधिक KCl के क्रिस्टल को बैंगनी अथवा लाइलैक बनाता है। ये बात याद कर लोगे। अत्यधिक धनायनों की अंतराकाशी स्तरों पर उपस्थिति धातु आदिक दोष। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है, गर्म करने पर इसमें ऑक्सीजन निकलती है तथा यह पीले रंग का हो जाता है। तो देख लो ZnO इन कन्वर्ट Zn+2 प्लस हाफ O2 के रूप में बाहर निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन ना ये ऐप केंद्र का निर्माण कर लेते हैं और ऐप केंद्र के कारण ही कलर क्या हो जाता है, पीलापन शो कर जाता है। बोलो भाई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष क्या होती है बताओ। देखो धातु न्यूनता दोष क्या होती है, कई ऐसे भी ठोस है जिन्हें स्टोइकियोमेट्री संगठन बनाना कठिन होता है। इनमें स्टोइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। इस प्रकार एक विशेष उदाहरण FeO, अधिकतर FeO 0.95, आपको यही पूछता है Fe 0.95 और O संगठन पाया जाता है, जिसमें Fe 0.93 और Fe 0.98 की परास में हो सकता है। FeO के क्रिस्टल में Fe+2 धनायन लुप्त हो जाते हैं। धनायनों की क्षतिपूर्ति Fe3+ आयनों के आवश्यक रूप से की जाती है। कौन खत्म हो जाएगा, Fe+2 तो खत्म हो जाएगा और कौन आ जाएगा इसी जगह, Fe+3। तो Fe+3 इसकी क्या कर देगा, कमी को पूरी कर देगा। ऐसे बोलते हैं धातु न्यूनता। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अब आपको चालकता के आधार पर अपन बात नहीं करेंगे। आप जानते हो फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब मैं फिजिक्स की यूनिट पढ़ाऊंगा अर्धचालक युक्तियां, तो मैं आपको वहां पढ़ाने वाला हूं इसको।
ठीक है, अभी यहाँ इतना नहीं पढ़ेंगे, बस आपको दोष दे रखे, ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलो जी, अब अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात जो अपने पेपर में आती है। ठीक है जी, अब देखो इंपॉर्टेंट बात करेंगे जिसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक टॉपिक दे रखा है सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना। सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना के लिए सबसे पहले आपको रिक्तियों को समझना है। रिक्ति दो प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। आपको क्या दिख रहा है कि चलो जी दिख जाएगा। सबसे पहले आना चाहिए आपको रेडियस रेशियो। क्या आना चाहिए? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है बोलो? त्रिज्यीय अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यीय अनुपात। देखो इंग्लिश में सारे नोट्स हैं, इनको बोलते हैं त्रिज्यीय अनुपात। त्रिज्यीय अनुपात। अब ये होता क्या है तो देखो, यदि मैं बात करूं रेडियस रेशियो की, त्रिज्यीय अनुपात की, त्रिज्यीय अनुपात की, तो देखो r प्लस अपॉन r माइनस का रेशियो क्या कहलाता है? त्रिज्यीय अनुपात क्या कहलाता है? r प्लस क्या होते हैं बताओ? कैटायन होते हैं, और r एनायन माइनस क्या होता है? एनायन होते हैं। अर्थात r जो पॉजिटिव है ये दो शो कर रहा है धनायन को, और r माइनस ये शो कर रहा है ऋणायन को। किसको शो कर रहा है? ऋणायन को। अब आप जानते हो धनायन हमेशा छोटा होगा, बोलो भाई, धनायन छोटा होगा और ऋणायन क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा और छोटा होगा, उसी के आधार पर इनका रेशियो निकालते हैं अपन। ठीक है, r स्मॉलर ऑक्यूपाइड वॉइड और r लार्जर फॉर्म ऑफ लैटिस। अब देखो जो बड़ा है, बड़ा तो जालक का निर्माण करता है, जो r ऋणायन है ये तो जालक का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? जालक का निर्माण करता है। जबकि जो धनायन है ये किसका निर्माण करता है? ये रिक्ति बनाता है। क्या बनाता है? रिक्तियों का फॉर्मेशन करता है। ये बात आपको समझ गई? क्योंकि ऑक्यूपाइड वॉइड, ये ऑक्यूपाइड वॉइड का मतलब है ये रिक्तियों में प्रेजेंट होता है। आर स्मॉलर आप देख रहे थे जब मैंने फ्रैंकल और शॉर्टकी पढ़ाया था ना, तो फ्रैंकल और शॉर्टकी में जो पॉजिटिव वाला था ना वही रिक्तियों में आ रहा था, कभी नेगेटिव वाला नहीं आता है। क्योंकि नेगेटिव तो जालक का निर्माण करता है, जबकि पॉजिटिव क्या करता है बच्चों? पॉजिटिव रिक्तियों में आता है। ठीक है जी। अगर रेडियस रेशियो या तो 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है, या तो आपको रेडियस रेशियो 1 से कम मिलेगा या 1 के बराबर मिलने वाला होता है। अब देखो यदि आपको यहां देखोगे ये कोई, मैंने आपको क्या लिए, ये दिख रहा है, ये लिख लोगे आप। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, जैसे वीडियो देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। जैसे आपको करें बात अपन नेक्स्ट, अब क्या है देखो, यहां देखो इस तरीके से मैंने कुछ अवयवी कण बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं जी? अवयवी कण बना रखे हैं। इनके मिड में जो ये रिक्ति है क्या है? जैसे मैंने बात की इस तरीके से आपने कोई कण बना रखे हैं। चलो मैं बना देता हूं इनको एक। ठीक है जी, ये मैंने आपको कोई अवयवी कण बना दिए। ठीक है, ये किस प्रकार की दिखती है क्या बता सकते हो क्या कोई? ये चतुष्फल की दिखती है। क्या है? चतुष्फल की दिखती है। ठीक है, अब देखो यहां जो बॉयड बनेगी, ये बॉयड बनेगी क्या? ये बन गई बॉयड इसकी, बोलो भाई, ये बॉयड बन गई। अब ये बॉयड देखोगे आप तो ये यदि 2.25, अब ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मैं आपको बताऊंगा। एक ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। अब देखो यदि यह है इनके मतलब रेशियो होता है वो 0.155 के बराबर आता है, तो ये होता है आइडियल लेटिस। क्या होता है? आइडियल लेटिस। यहां देखो ये कैटायन है, बोलो ये कैटायन है, ये पूरा लेटिस बन रहा है, पूरा लेटिस बन रहा है, तो ये एनायन भी है। तो यहां एनायन एनायन का, एनायन और एनायन अर्थात ऋणायन ऋणायन, एनायन एनायन और कैटायन एनायन सभी का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ? देखो यहां सभी मिल रहे हैं क्या? एनायन से एनायन भी मिल रहा है और एनायन से कैटायन भी मिल रहा है। अब दोनों जब मिल रहे हैं तो दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आइडियल लेटिस। क्या हो गया? आइडियल लेटिस। तो देखो ये हो गया आइडियल लेटिस।
तो यहाँ ए इंटरेक्शन भी है और सीसी इंटरेक्शन भी है, अर्थात कैटायन कैटायन इंटरेक्शन और एनायन एनायन इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन समझो अगर ऐसा हो जाए, कुछ कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए बताओ भाई? इनके मिड में अब देखो इसकी स्थिति को देखो आप, जब ये स्थिति आप देखते हो तो आपको कौन सी स्थिति दिख रही है बताओ? यहां भैया क्या आपको ये जो एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणायन होते हैं, वो जालक का निर्माण करते हैं, जबकि पॉजिटिव आयन किसका निर्माण करते हैं? रिक्ति का निर्माण करते हैं। तो बताओ क्या आपको यहाँ एनायन एनायन इंटरेक्शन दिख रहा है क्या? तो बोलोगे सर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जुड़ ही नहीं रहे आपस में। क्या एनायन और कैटायन वाला इंटरेक्शन दिख रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है सर। अब ये यदि रेडियस रेटियो आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव यदि ग्रेटर देन आ जाए 0.155 से और लेस देन किससे आ जाए? 0.225 से, तो बताओ ये किस तरीके का बताओ? एक्सपेंडेड लैटिस है। ये क्या है? एक्सपेंडेड, अर्थात विस्तृत। एक्सपेंडेड को मतलब है बड़ा हुआ लैटिस बन जाएगा क्या? तो इस तरीके से यदि आइडियल है तो रेडियस रेटियो कितना रहता चाहिए? वो रहना चाहिए 0.155, और यदि रेडियस रेटियो 0.155 से तो बड़ा और 225 से कम आ जाए 0.225 से, तो हो जाएगा एक्सपेंडेड। ये बात आप सभी को आ गई होगी। रेडियस रेटियो त्रिज्यीय अनुपात क्या होता है? आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिज्यीय अनुपात कहलाता है। आर पॉजिटिव वॉइड का निर्माण करते हैं, आर नेगेटिव जालक का निर्माण करते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले आपको कोई डाटा दे रखे हैं जो आपको याद करने। क्या याद करने? सबसे पहले रेडियस रेटियो क्या क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले रेडियस रेटियो की बात करेंगे अपन। रेडियस रेशियो देखो 0.155 से 0.225 होगा तो उससे बनेगी ट्राइगोनल वॉइड। क्या बनेगी? ट्राइगोनल, त्रिकोणीय। क्या बनेगी? त्रिकोणीय रिक्ति बनेगी। क्या बनेगी जी? त्रिकोणीय रिक्ति बनेगी, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो समन्वय संख्या है वो 3 होगी। इसे बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, रिक्ति का प्रकार, चलो मैं डाटा बना दूं एक बार। इसे बोलते हैं रिक्ति का प्रकार, ठीक है। यदि 0.115 से कम है तो लीनियर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0.155 से 0.225 होगा तो ट्राइगोनल बनेगी, इसे बोलते हैं त्रिकोणीय। ट्राइगोनल को बोलते हैं त्रिकोणीय। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल को बोलते हैं त्रिकोणीय, ठीक है। इसके बाद में आती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को बोलते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल को बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं जी? चतुष्फलकीय, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल को बोलते हैं अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं जी? अष्टफलकीय। क्यूबिक को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्यूबिक को बोलते हैं घनीय। क्या बोलते हैं जी? घनीय संरचना कहा जाता है। ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो 0.225 से 0.414 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। 0.414 से 0.732 आएगा तो ऑक्टाहेड्रल आएगी, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। 0.732 से 1 के बीच आएगा तो क्यूबिक वॉइड होंगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो याद रख लेना समन्वय संख्या, समन्वय, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या की बात करोगे तो समन्वय संख्या देखो 2, 3, 4, 6, 8। 2 किसके लिए? यदि लीनियर होगा, लीनियर को बोलते हैं सीधी रेखा में, अगर रेखीय बोल दो इसको, रेखीय, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय,
और अष्टफलकीय के बाद में आती है घनीय। इनके लिए याद रख लोगे, डाटा याद रखना है। 0.155 से 225 में ट्राइगोनल, 0.225 से 415 में, 414 में टेट्राहेड्रल, 0.414 से 732 तक ऑक्टाहेड्रल, 732 से 1 तक क्यूबिक। इस तरीके से याद रख लोगे, डाटा पेपर में पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा। अब आपको देखो, यदि 0.225 से लेकर के 0.414 के मिड के मध्य में कहीं भी बनेगी ना तो टेट्राहेड्रल ही बनने वाली है। क्या बनने वाली है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, 0.414 से लेकर 0.732 तक कहीं भी बनेगी ना तो वो कौन सी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। अब देखो, नीचे जाने पर रेडियस रेशियो बढ़ेगा या कम होगा? तो बताओ, रेडियस रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज ऑफ बॉडी भी इंक्रीज हो रही है और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है। इसलिए याद रख लेना, यदि आपको क्या करे जी, अब याद रखना है, आपको क्रिस्टलों की संरचना पढ़ा रहा हूं मैं। क्या पढ़ा रहा हूं जी? क्रिस्टलों की संरचना पढ़ा रहा हूं, जो आपको याद रखना है। क्रिस्टलों की संरचना को याद करने के लिए एक ही बात याद रखना है आपको। क्या बात याद रखोगे? आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, ये एक्स और वाई के रूप में डिनोट कर रखा है अपन ने। अब देखो, यदि आइडियल होगा, क्या होगा जी? आइडियल होगा। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। कैसी चीजें होती हैं? आदर्श। और ये होता है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तृत रूप में। तो देखो, यदि ए इंटरेक्शन प्रेजेंट हो तो ए इंटरेक्शन प्रेजेंट हो और ए इंटरेक्शन एब्सेंट हो तो आर पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा और आर नेगेटिव क्या होगा? मिनिमम होगा। तो आर प्लस आर माइनस इक्वल टू हो जाएगा बाई के। यदि आर पॉजिटिव मिनिमम आएगा, यदि ए इंटरेक्शन होगा तो आर पॉजिटिव तो आएगा मिनिमम और आर नेगेटिव आएगा मैक्सिमम। आपको पता ही है आर रेशियो क्या होता है? आर रेशियो इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। यदि पॉजिटिव बड़ा होगा, बॉयड हो जाएगी, बॉयड आ जाएगी तो ए इंटरेक्शन नहीं होगा, और बॉयड यदि छोटी रहेगी तो बताओ ए इंटरेक्शन भी होगा और कैटायन एनायन इंटरेक्शन भी रहने वाला है। अब मैं आपको दोबारा ये चीजें नहीं बताऊंगा, याद रख लो। यदि पेपर में आ गया आर एम जी प्लस 2 66 पीएम दे रखी है, आर ओ माइनस 140 पीएम दे रखी है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एम जी प्लस 2। अब देखो, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव का रेशियो निकालोगे ना तो देखो 66 अपॉन 140 0.47 आ रहा है। 0.47 किसके मध्य आता है? 0.414 और 0.732 के। तो ये होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। कौन सी होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियों के आंसर आ जाएगा ये। कौन सा हो जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्तियां। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 732 तक है ना, 732 तक आती है ऑक्टाहेड्रल। क्या आती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। सॉरी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, ठीक है जी। अब बताओ, अष्टफलकीय हो जाएगा। अष्टफलकीय में ऑक्टाहेड्रल वर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ जाएगी? 6 में आ जाएगी। बोलो भाई, क्या दिख रहा है आप लोगों को ये? तो ये टेबल आपको क्या करनी है जी? याद कर लेनी है। 0.155 225 ट्राइगोनल, 0.225 से 414 टेट्राहेड्रल, 0.414 से 732 तक ऑक्टाहेड्रल, 0.732 से 1 तक क्यूबिक वर्ड। याद कर लेना। इसके मिड में जो भी डाटा आएगा ना वो इस तरीके से अपन शो कर देंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है, कुछ स्ट्रक्चर बतानी है अपने को। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले कुछ आयनिक क्रिस्टलों की संरचना याद रखनी है अपने को। आयनिक क्रिस्टलों की संरचना याद रखने का एक ही तरीका है कि आपको समन्वय संख्या याद होनी चाहिए, उसका कौन सी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जा रहा है, कौन सा पार्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जा रहा है। यही बात है, याद रखोगे तो आपको सीधे सीधे क्रिस्टल याद हो जाएंगे। कुछ 5-6 क्रिस्टल हैं, लेकिन आपके पेपर में NaCl और CaCl से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अपन उनसे ज्यादा भी पढ़ लेंगे। तो इस बार यदि क्वेश्चन बाहर आता है तो आप आसानी पूर्वक क्या कर जो उसको समझ जाओगे। चलो जी, देखो NaCl की बात करें बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? NaCl की। तो NaCl में देखो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। अब आपको अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। अष्टफल की रिक्तियां यहाँ 100% भरी हुई होती हैं। आपको पूछ लेगा कि NaCl की संरचना में अष्टफल की रिक्तियां 50%, 100%, 90% और 0% भरी होती है। तो बताओ 100% भरी होती है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितनी है? कंप्लीट कुल रिक्ति कितनी होती है? बताओ, कुल रिक्ति होती है 100%। कितनी होती है? 100%। यदि मैं करूं, अब रिक्ति कितनी प्रकार की आपके पास में? 2 प्रकार की, एक तो है अष्टफलकीय और एक है चतुष्फलकीय। क्या है? चतुष्फलकीय। क्या हो गया? चतुष्फलकीय, ठीक है। अब मैंने कहा कि 100% है टोटल, मैंने कहा 50% अष्टफलकीय है, तो आपको समझ जाना है 50% कौन हो जाएंगे? चतुष्फलकीय। मैंने कहा 60% ऑक्टाहेड्रल है अर्थात अष्टफलकीय है, तो 40% चतुष्फलकीय। मैंने कहा 30% अष्टफलकीय है
तो 70% क्या हो गई, चतुष्फल की। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपको ये समझना है। अब देखो NaCl में R पॉजिटिव और R नेगेटिव का रेशियो याद रखना है 0.504। कितना आ रहा है, 504। 504 किसके लिए आता है बताओ, आपको मैंने लिखा रखा है यदि R पॉजिटिव और R नेगेटिव का रेशियो 0.414 से लेकर के 0.732 तक आता है तो यहां होती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। क्या होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां। बोलो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं या नहीं है, तो ये याद रख लेना आप, अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। ठीक है, अब यहां देखो एक्सपेंडेड लेटेस है, ये ए एब्सेंट है यहाँ और सी ए प्रेजेंट है। आपको लगा रखा है एक्सपेंडेड क्या होते हैं, जहां रेडायन रेडायन आपस में मिल नहीं सकते, उनके बीच में कौन आ गया, बर्ड। अर्थात यदि 3 आदमी आपस में साथ साथ हैं, उनके मध्य में कोई लड़ाई करानी है तो तीसरा आदमी ला दो, चौथा आदमी ला दो बीच में, और बीच में लाओगे तो आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में नहीं मिलेंगे तो कौन कौन मिलेंगे, जो चौथा आपने ऐड कर रखा है वही मिलने वाला है। तो इस तरीके से लड़ाई हो सकती है। अब देखो NaCl पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में, अर्थात अष्टफल की रिक्तियों में तो कौन मिलेगा, Na+। और FCC लैटिस का निर्माण कौन करेगा, बोलो FCC लैटिस का निर्माण, मतलब FCC का मतलब फलक केंद्रित घनीय संरचना क्रिस्टल जालक, फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण कौन करेगा, Cl-। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज तो कहां आता है, रिक्तियों में आता है, जबकि नेगेटिव चार्ज जालक का निर्माण करता है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, 4 Na+ आते हैं, कितने आते हैं, 4 Na+ आते हैं, उसी के अनुसार 4 Cl- आते हैं, क्योंकि NaCl की स्टोइकियोमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी, जितना Na पार्टिसिपेट करेगा उतना ही Cl पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी, यहां 4 फॉर्मूला यूनिट बनेंगे, कितनी बनेंगी, 4 फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट को बोलते हैं 4 सूत्र इकाई, 4 सूत्र इकाई NaCl की बनेंगी। किसकी बनेंगी जी, NaCl की। यदि इनका अनुपात देखोगे तो इनका अनुपात आएगा 6:6। कितना आएगा, 6:6। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। 6 का मतलब होता है 6, अर्थात 6:6 में। आपको याद रखना है कि जब NaCl की संरचना की बात करते हैं तो इसमें अष्टफल की रिक्तियां 100% भरी होती हैं। ठीक है, इसमें रेडायन रेडायन का इंटरेक्शन नहीं होता है, रेडायन और कैटायन का, कैटायन मतलब धनायन का इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है जी। बोलो Na+ किसका निर्माण करते हैं, अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण करते हैं, जबकि Cl- FCC अर्थात फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल संरचना की संरचना बनाता है। इसमें 4 Na और 4 Cl- आते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनकी कितनी यूनिट होती है, 6 यूनिट ऐड होती है। कितनी यूनिट होती है, 6 यूनिट, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। इसके बाद में यदि इनके फॉर्मूला यूनिट की बात करेंगे तो 6:6 आएगा, लेकिन ऐड कितने होते हैं, 4 Na होते हैं और 4 Cl होते हैं। यहां तक कोई परेशानी, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। इसमें हर जो लाइन है वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। अब आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, क्या याद रखनी है, स्ट्रक्चर याद रखनी है। स्ट्रक्चर पेपर में आती नहीं है, लेकिन आप पूछ सकता है आपको किस तरीके से आते हैं 4-4, क्योंकि आपको जो 4-4 दिख रहे हैं ना, ये किस तरीके से आते हैं इनकी बात करेंगे। 4 Cl और 13 Na+ होते हैं। इसमें कैसे होते हैं बताओ, देखो FCC की संरचना में क्या होता है, आपको 8 तो कॉर्नर पे मिलते हैं और 6 फलक के केंद्र मिलते हैं, तो 8 से 14, तो 14 तो हो गए। ठीक है, इसके बाद में आप बात करते हैं धनायन की, इसकी बात करते हैं धनायन की। धनायन में कौन है, NaCl। तो धनायन का NaCl कहां प्रेजेंट है, एक तो एज के सेंटर में, क्योंकि अष्टफल की जो रिक्तियां होती है ना, एक तो एज में होती है, एज का मतलब किनारे पर, तो लिख लेना भैया अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां किनारे, किनारा के केंद्र में, किनारे के केंद्र में, किनारा के केंद्र में प्लस नाभिक में उपस्थित होती हैं। किसमें जी, नाभिक में उपस्थित होती हैं। अब आप जानते हो घन में कितने किनारे हैं बताओ, घन में कितने किनारे हैं बताओ, 12 किनारे हैं, एक सेंटर है, तो कितनी हो गई, 13 हो गई क्या, तो देखो 13 ही आ रही है क्या। अब देख लो, आपको मैंने घन बना रखा है, तो घन के देखो कॉर्नर पे तो कौन प्रेजेंट है बताओ, कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे बच्चों प्रेजेंट होता है Cl-। उसके बाद में फलक के केंद्र पे भी यही प्रेजेंट होगा, तो फलक के केंद्र पे भी यही प्रेजेंट आ गया। तो ये कितने आ रहे हैं Cl बताओ, 8 × 1/8, 1/2 × 6, तो 14 तो टोटल आ रहे हैं। लेकिन अपन बात करें प्रभावी कितने हैं, तो प्रभावी तो 4 ही हैं। बोलो प्रभावी कितने होंगे, 4 होते हैं।
ठीक है जी। अब इसके बाद में आप बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहां प्रेजेंट होती है? एक तो एज है, तो एज का किनारा एक तो ये हो गया, बोलो भाई। इसके बाद में एक एज का किनारा ये हो गया, एक ये हो गया। ये एज का सेंटर, ये भी एज का सेंटर, ये भी एज का सेंटर, ये भी एज का सेंटर, और एक प्रेजेंट होती है सेंटर में। एक प्रेजेंट कहां होती है? सेंटर में। इसके साथ में ही ये तो फलक का केंद्र है, तो ठीक है। अब देखो इसके बाद में एज कितने हो गए? 12 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं। इसके बाद में देखो एक ये रहा एज, एक एज का सेंटर ये रहा, एक एज का सेंटर ये रहा, और एक एज का सेंटर ये रहा। तो मैंने कल आपको अज्यूम करके बताया, एक आपको किनारा दे रखा हो। तो देखो 12 एज कैसे होते हैं? 1 2 3 4, एक साइड के 4 हैं, 8, और ये आगे 2, क्योंकि दो दो क्या हो जाएंगे इसमें? पार्टिसिपेट और कर जाएंगे, तो इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो यहां भी कितने आ रहे हैं? 4 4। तो फॉर्मूला यूनिट कितनी आ गई? फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट मतलब सूत्र इकाई बार, तो ये आ गए 4 4, 4 यूनिट। कितनी आ गई? 4 यूनिट। इसके बाद में यदि समन्वय संख्या पूछे तो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ये याद कर लेना आप, क्योंकि 6 Na और 6 Cl से कन्वर्ट होते हैं। तो 6 Na, एक Na 6 से घिरा हुआ है, एक Na 6 से कैसे घिरा हुआ है समझ लो इसको। चलो बताओ जी। अब आपको बताना है कि किस तरीके से 6 आया। 6 समझो, 6 का मतलब देखो ये तरीके का यहाँ प्रेजेंट है, एक है ये। अब देखो एक तो इससे घिरा हुआ है, एक इससे घिरा हुआ है, एक इससे घिरा हुआ है, ठीक है। कितने हो गए? 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5 5 5 5, और एक इसके ऊपर होगा। तो इस तरीके से 6 से घिरा रहता है, इसलिए समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो जाती है। ठीक है जी। अब आप जानते हो इसमें √2a बराबर नॉट 4r होता है। √2a नॉट इक्वल टू 4r, ये याद रख लेना आप। a बराबर क्या होता है? r प्लस r नेगेटिव, r पॉजिटिव r नेगेटिव। तो a बराबर आ गया 2r प्लस r माइनस, तो a बराबर आता है 2d के। यदि आपको NaCl की संरचना में पूछे a बराबर 2r प्लस r नेगेटिव, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव लोगे, ठीक है। ये 2d के बराबर होता है। इसके बाद में इसमें यदि नेक्स्ट बात पूछे तो आपको बस यही याद रखना है। क्या याद रखोगे जी? बोलो भाई बोलो। मिटा दूं क्या पहले वाले को? पहले वाले को अपन मिटा देते हैं। यदि NaCl की आपसे संरचना पूछता है तो बस काम की बातें हैं जो मैं आपको समरी के रूप में बता रहा हूं, यही पेपर में पूछ सकता है। चलो जी, क्या क्या बता रहा है? सबसे पहले NaCl में पैकिंग कौन कर रहा है? Cl माइनस करता है FCC में। 4 Cl यूनिट सेल होती हैं। NaCl कहां होता है? Na कहां होता है? Na प्लस ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, और 4 Na यूनिट सेल पर यूनिट सेल होता है। वॉइड की बात करें, ऑक्टाहेड्रल 100% फिल है, टेट्राहेड्रल 0% है। टोटल वॉइड की बात करें तो 33% हो गए, 33 ठीक है जी। अगर परसेंट निकालोगे तो 33% आ जाएगा। फॉर्मूला यूनिट कितनी है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6:6। ARD में संबंध क्या है? A बराबर 2 R पॉजिटिव R नेगेटिव इक्वल टू आ जाएगा 2D। यही याद करना है आपको, बस इतना ही याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में कणों की संख्या पूछे आपसे, कणों की संख्या। कणों की संख्या कैसे पूछेगा? कणों की संख्या, कणों की संख्या प्रभावी पूछे। क्या पूछे बच्चों? प्रभावी पूछे। तो प्रभावी तो आ रहा है 4, कितना आ रहा है? 4, लेकिन अलग अलग पूछे कि Na कितने? तो Na प्लस कितने? 13, और Cl माइनस कितने? 12। बस यही बात है, आपको क्या करनी है? NaCl में याद कर लेनी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें कि आपको यदि एग्जांपल दे दे, क्या दे दे जी? एग्जांपल दे दे। एग्जांपल पूछ ले आपको कि सर NaCl की संरचना क्या है और KCl की क्या है, तो याद रख लेना जो NaCl होता है ना बच्चों, NaCl की संरचना और KCl की संरचना देखने पर तो FCC प्राप्त होती है, दोनों की FCC है। लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करोगे तो NaCl तो दिखता है FCC में, और जो KCl होता है ये दिखता है सिंपल क्यूबिक में। इसमें दिखता है सिंपल क्यूबिक में दिखता है। इसमें दिखता है जी सिंपल क्यूबिक में दिखता है। चलो फटाफट बात करते हैं जिंक ब्लेंड की। इसकी बात करते हैं जिंक ब्लेंड की। जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZNS। वैसे तो ये आपके लेवल से ऊपर है, लेकिन जब दे रखा है सम आयनिक कुछ क्रिस्टलों की संरचना दे रखी है, तो देखो जिंक ब्लेंड समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जिंक ब्लेंड में देखो ZNS होता है, एक्सपेंडेड लैटिस है, ये इंटरेक्शन नहीं है इसमें, कैटायन एनायन इंटरेक्शन है, ठीक है। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड तो 0% है इसकी।
अर्थात अष्टफल की रिक्तियां कितनी है 0, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड 50% ही भरी हुई है, अर्थात टीडी कितनी है, टीडी 50% है, 50% ही फिल है, उसके अलावा फिल नहीं है। तो Zn+2 तो चतुष्फल की रिक्ति बनाएगा और ये बनाएगा एफसीसी लैटिस, 4 S-2 ऐड होंगे, इधर 4 Zn+2 ऐड होंगे, तो 4 Zn बन जाएंगे। इसकी समन्वय संख्या 4:4 होगी, तो समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, दोनों का 4-4 है, तो ये 4-4 के अनुपात में आ जाएंगे। इसके बाद में यदि आपसे पूछे इसका ए और आर में संबंध, किसमें पूछे जी, ए और आर में संबंध पूछेगा, तो किस तरीके से फाइंड करोगे, तो आप जानते हो किस तरीके से फाइंड करना है जी इसमें। तो देखो याद रखना, ये बॉडी डायगोनल पर काम करेगा, बॉडी डायगोनल पर करेगा, तो √3a/4 इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव इक्वल टू डी, यही याद करना है आपको, सीधा सीधा रिलेशन याद करना है। यदि ZNS की बात करूं तो पैकिंग S-2 बना रहा है FCC, और ZN क्या बना रहा है TD वॉइड, और जो भी कितनी परसेंट भरी हुई है 50% भरी हुई है, बस 50%, ठीक है। वॉइड की बात करें ऑक्टाहेड्रल 0, TD 50%, टोटल वॉइड 33%, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है, ठीक है। ZNS में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 4:4, NaCl का पूछेगा तो 6:6। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखी है, यदि ए आर और डी में संबंध पूछे, किसमें पूछे, ए आर डी में संबंध पूछेगा, तो कैसे निकालोगे बताओ। ए आर डी में संबंध √3a/4 इक्वल होता है आर पॉजिटिव आर नेगेटिव इक्वल टू होता है डी का, यही याद रख लेना। रिलेशन सीधा सीधा पूछेगा तो इस तरीके से ही पूछ सकता है, लेकिन लेवल स्टैंड में इतना इसका लेवल है ही नहीं, तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, किसकी बात करते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, किसकी बात करते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फ्लोराइड संरचना। फ्लोराइड संरचना, फ्लोराइड संरचना क्या होती है बताओ। देखो ये होती है CaF2 की, किसकी होती है, CaF2 की। अब आप जानते हो Ca+2 में और F-1 में, अर्थात जब रेशियो देखोगे ना तो Ca ज्यादा आएंगे या Ca कम रहेंगे और F ज्यादा आएंगे। यदि जैसे आप बात करोगे 4:8 आएगा या 8:4 आएगा, जैसे करेगा इस तरीके से अपन इसको देख लेंगे, क्योंकि आपको इनका चार्ज आपको क्या करना है, बैलेंस करके चलना है, चार्ज को कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। चलो जी क्या कह रहा है ये, देखो ये भी एक्सपेंडेड है, ये इसमें Ca+2 तो FCC लैटिस बना रहे हैं। अभी उल्टा हो गया, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ना, तो Ca+2 तो FCC लैटिस बनाएंगे, तो 4 Ca आ रहे हैं यूनिट सेल, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन प्रेजेंट है, 8 F प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है 8। अब इसकी टेट्राहेड्रल बॉन्ड है ना वो 100% फिल है, क्या है 100%, जबकि ZNS में क्या था 50% ही फिल थी चतुष्फल की रिक्तियां, ठीक है जी। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा इसका, यदि अनुपात देखोगे तो 8:4, या फ्लोरीन और कैल्शियम का अनुपात भी क्या रहा है 4:8। यदि ए और आर में संबंध देखोगे तो यही संबंध आएगा, √3a/4 इक्वल टू आर प्लस आर नेगेटिव इक्वल टू डी, यही आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 याद कर लेना। क्या याद करोगे, एफसीसी लैटिस का निर्माण कौन करता है, तो एफसीसी लैटिस का निर्माण करता है कैल्शियम भैया, और रिक्ति का निर्माण कौन कर रहा है, फिर रिक्ति का निर्माण करता है यहाँ F-। बस यही बात याद रखोगे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको पूछ लेगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर में रिक्ति का निर्माण कौन करता है, कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, तो आप समझ जाओगे किस कौन करता है, फ्लोरीन करता है। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं अपन काम की बात, जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है इसमें। काम की बात क्या है, देखो यदि बात करें अपन पैकिंग की, CaF2 में पैकिंग की बात करें तो Ca+2 FCC बना रहा है, 4 Ca यूनिट सेल, F-TD वॉइड में जा रहा है 8 F पर यूनिट सेल। वॉइड की बात करें ऑक्टाहेड्रल में तो 0 है, टेट्राहेड्रल 100% फिल है, और टोटल वॉइड 66% फिल है। फॉर्मूला यूनिट 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 कर लो या 8:4 कर लो। ARD में संबंध क्या है, √3a/4 इक्वल टू आर प्लस आर माइनस बराबर डी, ये आपको क्या करना है, रिलेशन याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद अपन बात करेंगे एंटी फ्लोराइड। अब एंटी फ्लोराइड का मतलब हो गया फ्लोराइड के विपरीत, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे अपन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं बताओ बच्चों, एंटी फ्लोराइड बोलते हैं अपन Na2O की स्ट्रक्चर को। किसको बोलते हैं जी, Na2O की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, Na2O की स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। ये भी एक्सपेंडेड है, ए इंटरेक्शन तो नहीं होता है, कैटायन एनायन इंटरेक्शन होता है इसमें। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड तो 0 है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड 100% भरी हुई है, ठीक है। इसके बाद में Na+ तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है, और O- क्या बनाता है, FCC लैटिस बनाता है। 8 Na पर यूनिट सेल होते हैं, 4 O- पर यूनिट सेल होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो 8 आएगा, 8:4 या 4:4 हो जाएगा, ये याद रख लोगे सीधा सीधा। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करेंगे इसका जो इंपॉर्टेंट काम की बात है, जो क्या क्या है इसमें। तो देखो, यदि मैं ए आर की संबंध करूं तो √3i/4 है तो सेम ही रहेगा, या डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। Na2O की बात करें, पैकिंग की बात करें तो O-2 तो एफसीसी बना रहा है और 4 O- पर यूनिट सेल है, या Na टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा है, 8 Na पर यूनिट सेल है। वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल 0 है, टीडी 100% है, टोटल 66.66% है। फॉर्मूला यूनिट कितनी है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 है, 8:4 है। एआरडी में संबंध क्या है, √3a/4 इक्वल टू R प्लस R नेगेटिव बराबर D, अर्थात ये D के बराबर ही होता है। D बराबर क्या होता है, R प्लस प्लस R माइनस, इसके बराबर क्या होता है ये। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं CHCl की। CHCl यहाँ आपको पेपर में पूछता है, पिछली बार 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आ गया CHCl से, तो कैसे याद करोगे बताओ भैया। अब देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लो उसका, या कोऑर्डिनेशन नहीं तो पहले स्टार्टिंग से कर लो। चलो CHCl की बात करते हैं, सीजियम क्लोराइड की। CHCl एक्सपेंडेड है, एनायन इंटरेक्शन नहीं मिलता, कैटायन नहीं मिलता है। CS प्लस तो कहां जा रहा है, क्यूबिक वॉइड में जा रहा है, याद रख लेना। क्यूबिक वॉइड में कौन जा रहा है, CHCl घनी है रिक्ति में, ठीक है। उसके बाद में Cl माइनस सिंपल क्यूबिक बना रहा है या प्रीमेटिव बना रहा है, SCC बना रहा है। ये क्या बना रहा है, SCC बना रहा है, ठीक है। 1 Cl माइनस पर यूनिट सेल है, यहाँ 1 CS पर यूनिट सेल है। एक फॉर्मूला यूनिट बनती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर का जो अनुपात होता है 8:8 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 8 आता है। याद रख लेना। CS प्लस कहां जा रहा है भैया, CS प्लस जा रहा है घनीय रिक्ति में, कहां जा रहा है, घनीय रिक्ति में। इसके बाद में जो Cl माइनस है ये क्या बना रहा है, SCC बना रहा है, क्या बना रहा है, SCC बना रहा है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो 8 आ रहा है, क्योंकि एक पर यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। जब हम बीएससी कर रहे थे ना, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CHCl की संरचना को समझाओ। मेरे को आज भी याद है 2015 के वो दिन मार्च वाले, जब हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लो जी, स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि यहाँ को देखो स्ट्रक्चर उसी की बना रखी है जो पेपर में पूछी जाती है। NaCl और CHCl ही यहाँ को इंपॉर्टेंट है। देखो ये बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। CH प्लस आयन सेंटर में प्रेजेंट है, ये सेंटर है यहाँ, ठीक है। Cl माइनस सिंपल क्यूबिक बना रहा है और BCC स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्या होती है, BCC एक्सपेंडेड लैटिस है। इसके रिलेशन की बात करें, √3a बराबर 2 R पॉजिटिव R नेगेटिव इक्वल टू 2D हो जाएगा। आगे बात समझ में जी, ठीक है जी। अब आप बात करेंगे वोल्टजाइट अरेंजमेंट, इसकी बात करेंगे वोल्टजाइट अरेंजमेंट। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, वैसे तो आपको पेपर में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम आसानी पूर्वक बन जाएगा। वोल्टजाइट किसको बोलते हैं बताओ, SCP3D को, इसको बोलते हैं SCP3D, जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर, किसकी, जिंक सल्फाइड वोल्टजाइट। आपको पेपर में देगा वोल्टजाइट, एक तो जिंक सल्फाइड मैंने अभी पहले बताई थी, एक इसकी बात कर रहे हैं अपन। इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड तो 0 है, टेट्राहेड्रल 50% है, टोटल 33% है। Zn2 प्लस तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा है, 6 Zn+2 आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 6। और यहाँ SCP बना रहा है 3D और S-2, 6 S-2 बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही है, 4 आ रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यदि आपको बात करें डायमंड की, किसकी बात कर ले सर, डायमंड की। ये बहुत लेवल ऊपर चला गया है, ये RPSC ग्रेड 1 का लेवल है आपका। SC डायमंड की बात करें तो ये हाईली एक्सपेंडेड होता है, क्या होता है, हाईली एक्सपेंडेड। यहाँ कार्बन टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है, यहाँ ही कार्बन FCC लैटिस बनाता है, 4 कार्बन पर यूनिट सेल होते हैं, यहाँ भी 4 कार्बन पर यूनिट सेल होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 8 कार्बन पर एटम यूनिट सेल मिलते हैं। यदि आप A और R के संबंध की बात करें, √3a/4 इक्वल टू R पॉजिटिव R नेगेटिव, ये बराबर R के होगा, ये 2R के बराबर हो जाएगा और ये D हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में रिलेशन की बात करें 2R-D, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी क्या करोगे, याद कर लोगे, ठीक है जी। इसके बाद में अगर इसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले आपको, सीधा सीधा पेपर में पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले, तो आपको याद रखना है भैया, पैकिंग फ्रैक्शन कार्बन डायमंड के लिए कितना होता है बताओ भैया। कार्बन डायमंड के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 34% आता है, कितना आता है, 34% आता है, ये बात याद कर लोगे, कितना आता है, 34%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, 34%, सीधा सीधा पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट, यहां जाके आपका कंप्लीट
स्ट्रक्चर हो जाती है। तो आपको आई होप आप सभी को सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसमें मजा आया होगा, जिसमें मैं आपको काम की बातें बता दूं। सबसे पहले याद रख लेना क्रिस्टलीय ठोसों के गुण, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण, ठीक है। क्रिस्टलीय साथ में अक्रिस्टलीय भी आ गया, कौन आ गया, तो इधर लिख लो अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण पे, गुण पे आ जाएगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता एससीसी की याद कर लेना, बीसीसी की याद कर लेना, एफसीसी की याद कर लेना, और ईसीसी की तो लिखा ही नहीं है मैंने। उसके बाद में आपको और क्या करना है, सीसीपी, एससीपी, ये सारी याद कर लेना, क्योंकि आप जानते हो इसकी 52.4 होती है, इसकी 68% होती है लगभग, इसकी सभी की 74% होती है। बस यही याद करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दोष, दोष में आप शॉर्ट की और फ्रैंकल को याद कर लेना, फ्रैंकल, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, आयनिक यौगिकों की संरचना, यौगिकों की संरचना, जिसमें आपको याद करनी है NaCl की, CHCl की, ZNS की, और कार्बन डायमंड कर लो, बस कार्बन डायमंड। इस तरीके से यदि कर लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से एक भी बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको सॉलिड स्टेट पूरा समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है बिल्कुल क्लियर खोल के पढ़ा दिया है। अगर इससे भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके तो भैया इसके बाद तो आपका भगवान के भरोसे ही काम चलेगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो सॉलिड स्टेट भी यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट अपन कोई भी स्टार्ट करेंगे उसकी अपन को वीडियो अपडेशन आ जाएगा। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथियों के साथ में शेयर भी कर दें ताकि इन वीडियो का वो भी उपयोग ले सकें। ये क्लासें आपके लिए बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। कुछ टाइम के बाद में जब समय बदलता है तो ये सारी पेड मिलेंगी, और पेड में जब पैसे दोगे तो पैसे देने पर आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो फ्री क्लासों का आप एंजॉय लें। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। कुछ कमेंट करके भी बता देना है कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। बाकी मेरे को इससे मोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद मोटिवेशन हूँ। जब मेरा कोई मन करता है तो मैं वो काम करता ही हूँ। बाकी अगर आप करते हो तो मेरे को अच्छा लगेगा, और नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। बस इसमें से अगर एक दो स्टूडेंट का भी सिलेक्शन मेरी वजह से केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मैं उससे अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं कोई भी काम करता हूँ लोगों के अनुसार नहीं करता, मैं एक भगवान को ही मानता हूँ। जब मैं किसी के साथ में अच्छा कर रहा हूँ या मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो भगवान भी मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा होगा, इस बात पर मैं काम करता हूँ। बाकी मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्योंकि जिस पे भगवान, मेरे को बस भगवान पे ही भरोसा है। बाकी मैंने लोगों से उम्मीदें तो ना आज तक लगाई हैं, ना लगाता हूँ, ना लगाने की कोई संभावना है, क्योंकि लोगों का काम है समय के पर काम नहीं आना, और अपना ऐसे कोई लोग ऐसे बनाते नहीं साथ में जो अपने को दुख दे सकें। आगे बात समझ में, इसलिए याद रखें अंदर से मजबूत हूँ, शुरू से काम किया है, पैसे की कीमत जानता हूँ, पैसा कमाना जानता हूँ, और पैसे को मैं खर्च करना भी जानता हूँ अच्छी तरीके से। कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, बिल्कुल 0% दोष है अपने में। ना कोई अल्कोहल का सेवन करते, ना कोई गुटखा सिगरेट विगरेट, ना कभी ऐसे लोगों को दोस्त बनाए अपने साथ। तो इसलिए याद रखें अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अच्छी पढ़ाई करें, कंटेंट रखें। बाकी कौन क्या सोच रहा है उसके बारे के जवाब अपन दे देते हैं, जवाब अपने को नहीं देना, अपने को काम करके दिखाना है। क्योंकि अपन काम करते हैं तो काम को ही लोग देखते हैं। मैं पिछले 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई नहीं पूछता कि आप क्या करते हो, उनको पता है कि ये पढ़ाता है, क्योंकि उन सभी को पता है कि ये पढ़ाता है, तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं जो काम भी नहीं करते हैं और बेफालतू की बकवास करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लास इंपॉर्टेंट लगेंगी, और आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है यहाँ, क्योंकि यूनिट मैंने आपको कौन कौन सी पढ़ा दी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यूनिट मैंने स्टार्ट की थी विलयन, दूसरी यूनिट द्रव अवस्था, थर्ड यूनिट गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, इसके बाद में ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। अर्थात 4 गुणा 3 करोगे तो 12 क्वेश्चन का
मैटर आपके पास में पहुंच चुका है। 12 क्वेश्चन 24 नंबर के आएंगे जो आपके सफलता में 4 चांद लगा देंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।